नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम 29 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट साथ ही साथ थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। इससे पहले 29 नवंबर की प्रथम पारी का वीडियो है, चैनल पर ऑलरेडी है, वो अवेलेबल है। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना। यहाँ पर आप सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के सारे जीके के सवाल देखने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आने वाले शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। शुरुआत करेंगे अपन सेकंड शिफ्ट के सवालों के साथ, उसके बाद देखेंगे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सारे जीके के सवाल। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट है, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ यदि आप TT GK कूपन कोड ये यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 120 रुपये का डिस्काउंट होने पर इस डील को आप 280 रुपये में ग्रैब कर सकते हो, जो कि आप टेक्स्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट दोनों पर ये ऑफर अवेलेबल है। तो ये लाभ आप मात्र, ये अभी डेट है 30 नवंबर, तो 30 नवंबर तक इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर लाभ उठाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो जाती है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट के सवालों के साथ। तो सेकंड शिफ्ट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो आपके सामने पहला सवाल सेकंड शिफ्ट का, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ है? बार बार रिपीट हो रहा सवाल। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 को हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। इससे पहले ये सभी बता चुका हूँ। प्रथम नागपुर में ये आया है, अभी हाल ही के यूपीएससी एग्जाम में ये सारे आ चुके हैं। तीसरा न्यू दिल्ली में, तो आपको पता होना चाहिए कब और कहाँ पर हुए हैं। अगला सवाल CAG हैं, जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, इनकी सैलरी किसके समान है? अन्य कौन से लोक सेवक के समान इनकी सैलरी है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करें तो इनकी सैलरी वो 2.5 लाख रुपए है। तो अदर में 2.5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के जज आपको ऑप्शन था तो करेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी भी ये CAG के समान 2.5 लाख होती है। साथ ही साथ ये CAG पूछा है। और बात करूं चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनकी सैलरी CAG की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी ये इक्वल रहती है, 2.5 लाख रुपए। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैं बात करूँ जो सैलरी की, तो राष्ट्रपति की सर्वाधिक 5 लाख रुपए, उसके बाद उपराष्ट्रपति 4 लाख रुपए, फिर प्राइम मिनिस्टर की 2,80,000 है, गवर्नर यानी राज्यपाल की सैलरी रहती है 3,50,000, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI जो सुप्रीम कोर्ट के 2,80,000 हो जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अदर जो भी जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी 2,50,000 रुपये है। आपको CAG के बारे में पूछा है तो CAG से संबंधित आर्टिकल 148 वाला है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल CAG का 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले वो रहता है। प्रथम CAG थे V नरहरि राव थे। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 3, राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जो एक अस्थायी कानून होता है, ये जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? ये भी रिपीट हुआ सवाल। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो संसद का विश्रांति काल में यह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि रहती है 6 महीने 6 सप्ताह। इससे पहले पूछा था, जब भी 70 में आ जाएगा सदन, उस केस में कब तक ये समाप्त हो जाएगा अध्यादेश? तो 6 सप्ताह के बाद जैसे ही 70 में आ जाता है संसद के सदन। अगला सवाल यहाँ पर, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट कब पारित हुआ है? ये एक्ट का पूछा है, न कि आपको नेशनल कमिश्नर फॉर वीमेन का पूछा है। एक्ट का अधिनियम का पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी राष्ट्रीय महिला जो अधिनियम है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ 1990 में, और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई वो 1992 में की गई है। अगला सवाल, CBI किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये भी प्रीवियस सेट में आया हुआ सवाल है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग आप कह सकते हो, इसके अंतर्गत आता है CBI। नरम दल के नेता कौन थे? नरम दल के नेता की बात करूं तो उनमें गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी, दिनशाह वाजपेयी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, ये सभी नरम दल के नेता थे। और इससे पहले मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट में किस प्रकार बताया, मैंने एक फैक्ट में बताया था जब आपके सवाल पूछा गया था कि जो किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल आपस में अलग हुई थी, उसमें मैंने बताया था गरम दल के नेता कौन थे। जो 3 विकल्प तो यही दे रखे थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और चौथा इनमें से जो था वो आपको नरम दल का टिक करना था। तो ये थे गरम दल के नेता, आप देख सकते हो, लाल पाल बाल और साथ ही साथ अरविंद घोष थे। और सूरत अधिवेशन याद रखना, 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ, जो अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने, इनकी अध्यक्षता में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। वापस एकजुट कब हुए थे? तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है, इसमें गरम दल और नरम दल एक साथ आ गई थी। शारदा एक्ट कब पारित हुआ है? तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को ही शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये 1929 को पारित हुआ है, शारदा एक्ट है। इसमें शुरुआत में लड़कियों की आयु है
वो 14 साल रखी गई थी। लड़कों की 18 वर्ष बाद में इंक्रीज़ की गई, 1949 में लड़कियों के लिए 15 वर्ष की गई, फिर यहाँ पर 1978 में 18 वर्ष लड़कियों, और वर्तमान में जो ये केस है 21 वर्ष लड़कों की। प्रायोजक कह सकते हो हरविलास शारदा। आपको पूछ रहे यूनिसेफ है कितने वर्ष से पहले जो विवाह है उसे बाल विवाह के रूप में परिभाषित करता है, तो 18 वर्ष से पहले। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण एक्ट यानी बात हो रही है आपके पोक्सो एक्ट की। तो ये जो पोक्सो एक्ट है ये कब पारित हुआ है? यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, 2012 में ये पारित हुआ है। नेक्स्ट वाले पर आगरा का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ है? इससे पहले भी आया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल है? 3 है। आगरा का किला है, ताजमहल है, फतेहपुर। अब तीनों का ही देखिए, जैसे कि थर्ड सेट में फतेहपुर सीकरी का पूछा, तीनों का ही पता होना चाहिए कब ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए। आगरा का किला और ताजमहल दोनों के 1983 में, फतेहपुर सीकरी को 1986 में। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? ये भी आपके एक रेगुलर सवाल हो चुका है। तो टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, ये आप देख सकते हो, बार बार क्या ही बताएं इनको। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 भाषाएं वो शुरुआत में ही संविधान में सम्मिलित थी और उसके बाद ऐड की गई है, यानी 15वीं भाषा सिंधी ऐड है हुई है। ये कब हुई है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इससे सवाल आया भी है। ये चारों भाषाओं से सवाल पूछा गया यूपीएससी में कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, इनमें से प्रश्न था कि 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? ये 4 बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली है। 2003 के 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड हुई है। 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है। ये दोस्तों 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ, उसके तहत ऐड हुई है। और 21वां 1967 में हुआ, इसमें सिंधी को ऐड किया गया 15वीं भाषा के रूप में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो प्रमुख है ये मुख्यमंत्री होते हैं। अब मैं बता दूं, आप कहेंगे राज्य का तो हो गया, लेकिन बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो प्रमुख रहते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं। और 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो पारित किया है, 2005 को याद रखना है। और राज्य के केस में ये मुख्यमंत्री हैं, जिलों के केस में होते हैं मजिस्ट्रेट हैं, ये इनकी अध्यक्षता में जिला मजिस्ट्रेट हैं, वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन के दौरान राष्ट्रीय आपात के रेफरेंस में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह उपयोग किया गया है? ये भी रिपीट हुआ सवाल। तो सशस्त्र विद्रोह है आंतरिक अशांति के स्थान पर आपातकाल में 44 यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये नया शब्द है आंतरिक अशांति के स्थान पर प्रयोग किया गया है। लर्नर लाइसेंस का परमिट किस क्षेत्र तक के लिए मान्य रहता है? तो आपके लर्नर लाइसेंस रहता है सीखने तक। तो जिला स्तर ऑप्शन था, राज्य स्तर है, आरटीयू क्षेत्र है, एक था संपूर्ण भारत में। तो लर्नर लाइसेंस कहीं पर भी बन रहा हो आप पूरे ओवरऑल इंडिया में वो वैलिड रहेगा। डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। आर्टिकल 21 में जो निजता का अधिकार केस है वो किससे संबंधित है? इससे पहले भी मैंने बताया है, 2 केस के बारे में बताया था। एक तो ये था आपके पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ केस, एक यहाँ पर आता है फाइना श्राइन बनाम केरल राज्य का वाद रहता है। तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं निजता के अधिकार से संबंधित हैं। और ये तो आपकी इंटरनेट वाला इससे पहले पूछा था, इंटरनेट का अधिकार है, फाइमा श्राइन बनाम केरल राज्य केस है जो एक तरीके से निजता का अधिकार है। और फिर बात करूँ यहाँ पर मैं आपको जो निजता का अधिकार से पूछा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में, ये याद रखना है के एस पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ केस हुआ था 2017 में। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत बताया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के आंतरिक भाग में ये रखा गया है, जो संविधान के भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के रूप में एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। और 2017 में ये ऐतिहासिक फैसला लेते हुए निजता के अधिकार को यहाँ पर मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। और इससे पहले आपके पूछा गया था इंटरनेट का अधिकार से संबंधित जो प्रमुख वाद है वो है फाइमा श्राइन बनाम केरल राज्य। मार्क्सवाद और साम्यवाद के जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है साम्यवाद के जनक के रूप में। KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर, ये आपको पूछा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि 2002 में स्थापित हुई है। संविधान के भाग 9 में कितने अनुच्छेद, ये आपको पूछा है। तो संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243, उसके बाद प्लस होंगे 243 ए से लेकर आप कहेंगे 243 ओ तक, टोटल यहाँ पर 15 + 1 16 आर्टिकल हो जाते हैं, जो आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 9 में जो कि पंचायत और संबंधित भाग हैं, इसमें टोटल 16 आर्टिकल है, 243 से 243 ओ तक है। और ये कब ऐड किया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 साथ ही साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और बात करूँ नगर पालिकाएं जो कि भाग 9A में है, तो इसमें टोटल कितने आर्टिकल है? इसमें 18 आर्टिकल है, 243P से 243ZG तक है। अगला सवाल, कौन लोक सेवक नहीं है? लोक सेवक एक तरीके से सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुलपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संविदा पर कार्यरत रहते हैं, वो लोक सेवक नहीं है, वो टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं। तो लोक सेवक एक तरीके से परमानेंट है, इसका अर्थ है कि कोई सरकारी अधिकारी
ऐसा सरकारी अधिकारी जिसे किसी सरकारी कामकाज के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है और उनके बदले उन्हें पारिश्रमिक भी मिलता है, तो वो हो जाएंगे लोक सेवक। नेक्स्ट वन यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? 5 वर्ष। हाइपोकैलमिया रोग किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलमिया रोग है पोटेशियम की कमी से हो जाता है। अब देखिए पोटेशियम की कमी होने से क्या होगा? थकान महसूस होगी, पैरों में ऐंठन होगी, यहाँ तक हार्ट बीट है वो भी कम हो जाती है। तो ये पोटेशियम की कमी से देखने को मिलता है हाइपोकैलमिया रोग। अगला सवाल, भारत का प्रथम वायसराय कौन है? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए थे। तो बात करूँ यहाँ पर ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। सबसे पहले आपको पता है कौन सा पता, इस प्रकार ट्रिक याद रखने हैं। शुरुआत में गवर्नर का पता, फिर गवर्नर जनरल का आया। शुरुआत में बंगाल का था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित हुआ, फिर गवर्नर जनरल के बाद वायसराय का हुआ। उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता हुई तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये सब ट्रिक रहती है। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, यानी शुरुआत में जो पद था वो बंगाल का गवर्नर था, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर। उसके बाद है यानी हेस्टिंग, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल का पद है तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल की प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल की बारी आई, विलियम की मौसी विलियम बेंटिंग भारत की गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद पद सर्जित हुआ वायसराय का, रॉबर्ट है विलियम की यानी कैनिंग वायसराय। मो यानी फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है सी यानी सी राजगोपालचारी। अगला सवाल, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए लागू नहीं है? ये कुछ ऑप्शन बताए स्टूडेंट, तो इसके अकॉर्डिंग आपके गणना हो जाए। गणना के लिए दोस्तों जो मूल्य है वो उचित और लाभकारी मूल्य लागू होता है। फेयर एंड, ये जो FRP है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग है, FRP है, गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य है, इसकी सिफारिश की जाती है। MSP में टोटल 23 कमोडिटी आती हैं, और MSP बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये कौन निर्धारित करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग याद रखना है। MSP से संबंधित एक अलग से 20 मिनट का वीडियो बनाया हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर चेक करना। MSP लिख के टॉप ट्रेनिंग जीके लगाना यूट्यूब पर। MSP है, ये बात हो रही है आपकी किसने किस सिफारिश पर ये कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा 2009 में ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस है, इसकी सिफारिश पर तय किया जा रहा है। MSP का निर्धारण हो रहा है। अभी आपको सवाल पूछ रहे हैं MSP है किस बेसिस पे हो रहा है? तो लगभग लागत, किसान जो भी फसलों पर लागत आती है, उत्पादन की लागत है, उसका 1.5 गुना MSP घोषणा की जाती है। घास में सर्वाधिक क्या होता है? ये सवाल पूछा गया आपकी सेकेंड शिफ्ट में। घास में ऑप्शन दे रखी थी तो सेलुलोज हो जाएगा। घास है, ग्रास इज वेरी रिच इन सेलुलोज। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नाम है टम्बलर, इनके फाउंडर कौन है? टम्बलर जो वेबसाइट है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, इनके जो फाउंडर है वो डेविड काफ है, 2007 में स्थापित हुई है। मिजोरम और त्रिपुरा की आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी है, मिजोरम की हो जाएगी मिजो, त्रिपुरा की हो जाएगी बंगाली, इंग्लिश और कोकबोक। अगला सवाल, गारो भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? गारो पहाड़िया, गारो भाषा कहाँ पर? मेघालय में। अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य बोल सकते हो, कौटिल्य बोल सकते हो, ये अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। वर्तमान में मंत्रिमंडलीय समितियां कितनी हैं? टोटल मंत्रिमंडलीय समितियां हैं 8, याद रखिएगा। FIR की फुल फॉर्म यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी। शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक है? ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया था जब आपकी कुछ इस टाइप से द्वैतवाद का पूछा गया था, तो उसमें मैंने अद्वैतवाद का भी बताया, विशुद्ध अद्वैतवाद यहाँ से आज पूछ भी लिया है। शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद, ये जो सूत्रधार हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य रहे हैं। अद्वैतवाद याद रखना है शंकराचार्य। द्वैत अद्वैत दोनों ही साथ साथ द्वैतवाद हैं, इनके जो प्रतिपादक हैं वो है निम्बाचार्य, याद रखना है निम्बाचार्य हैं द्वैतवाद। विशुद्ध अद्वैतवाद के हैं जगत गुरु वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जो आपको पूछा हुआ है। विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करूं तो वह है जगत गुरु रामानुजाचार्य। ये सभी आपको याद होना चाहिए फिंगर टिप पे। द्वैतवाद है जगत गुरु माधवाचार्य। संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में, और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, इन दोनों को संविधान की अंतरात्मा या फिर चेतना किसने कहा है? इससे पहले ये जो सवाल आया ना उल्टा पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि गार्नविल ऑस्टिन ने किसको संविधान की अंतरात्मा या फिर चेतना कहा है? तो वो कहा था भाग 3 और 4 यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को। आज पूछा किसने कहा, तो गार्नविल ऑस्टिन के द्वारा ये भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को ही एक साथ संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। IT एक्ट 2000 के तहत कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ यानी धारा 65 की बात हो रही है, तो इसमें किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? धारा 65 IT एक्ट के तहत कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ से संबंधित है। इसमें 3 साल तक की कैद, 2 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार हैकिंग की धारा से सवाल बहुत बार आया हुआ है, 66 है, इसमें भी 3 साल का कारावास और 2 लाख रुपए की जुर्माना।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 10 का संबंध किससे है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की आपको सेक्शन 10 का पूछा है, तो ये बताता है खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुफसलीय कृषि भूमि कोई अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, बहुफसलीय कृषि भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करता। इस अधिनियम के अनुसार बहुफसलीय कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों में और एक सीमा तक ही किया जा सकता है। भारत की प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में की है? तो ई लोक अदालत की शुरुआत है, तो लोक अदालत की शुरुआत इसमें भी ई लोक अदालत की शुरुआत सर्वप्रथम जो राज्य में की गई वो छत्तीसगढ़ में की गई है। तो ये 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत की शुरुआत है वो की गई है। अगला सवाल, भारत की विदेश नीति किस मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होती है? विदेश नीति है ये दोस्तों किसके प्रति? विदेश मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होती है। कितने वर्ष की आयु से लोग शिशु कहलाते हैं? आपको शिशु का पूछा है, कितने वर्ष का बच्चा है वो शिशु कहलाता है। तो शिशु है वो 1 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको शिशु कहा जाता है। ठीक है, और इससे कम यानी जन्म से 1 मास तक का जो आयु का बच्चा है वो शिशु है, उसका नाम नवजात कहलाता है। शिशु नवजात हो जाएगा 1 माह तक, और शिशु के केस में 1 माह से 3 साल तक का बच्चा है वो आप कह सकते हो शिशु। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हेडक्वार्टर पूछा है, तो न्यू दिल्ली में 1947 में स्थापित हुआ है। एक सवाल है, चोरी के सामान में साझेदारी पर इस प्रकार से ये एग्जैक्ट डाटा या फिर कह सकते हो स्पष्ट सवाल मिला है। जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया कमेंट करके बता सकते हो ये लास्ट वाले 1-2 सवाल क्या रहे हैं। एक स्टूडेंट ने इस प्रकार बताया, एक कंपनी एक राज्य है, ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो ये भी बताना। और एक आपको पूछा है जो लिक्विड फ्यूल है वो कौन सा है? तो पेट्रोल लिक्विड फ्यूल है। और एक ये था कि सबसे प्रभावशाली मुख्य न्यायाधीश कौन माने जाते हैं? इस टाइप से आपके सेकंड शिफ्ट के जीके के सवाल कंप्लीट होते हुए आप कंटिन्यू कर सकते हो। आप सेकंड शिफ्ट के हिंदी के जो सवाल पूछे गए कर्णलेख किसकी रचना है, तो इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं एक बार आप सवाल देख सकते हो, शेखर जीवनी रचना कोई ये किस प्रकार की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, क्या है? और फिर यहाँ पर आपको पूछा है सहानुभूति का संधि विच्छेद, नीलकंठ का समास है। ठीक है, परित शीर्ष धरना नहीं भाई, ये किसकी पंक्ति इस प्रकार है? और वीर रस का पूछा है, स्थायी भाव क्या है? वीर रस का। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको गोरीराज किशोर को किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इस टाइप से आप देख सकते हो अरबी और फारसी भाषाओं की भी दे रखा था। और फिर यहाँ पर क्षण भर में होने वाला इसके लिए एक शब्द पूछा है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का पूछ लिया, लाठी न टूटना सांप मर जाना मुहावरा, तत्पुरुष का संधि विच्छेद पूछ लिया, आमरण में उपसर्ग पूछा है, टेम्परेरी अपॉइंटमेंट है, अस्थायी नियुक्ति है। और फिर यहाँ पर पूछा आपको अनौपचारिक में सही वर्तनी पूछा है, सहानुभूति का संधि विच्छेद है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? इस टाइप से हिंदी के आप कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए आपके जीके के क्वेश्चन यहाँ पर 29 नवंबर थर्ड शिफ्ट के पूछे गए जीके के सवाल। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो तृतीय पारी के सेंड किए हैं। तो पहला सवाल, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसमें टोटल न्यायमूर्ति हैं वो हैं 160। कितने न्यायाधीश हैं? 160 पद स्वीकृत हैं, जिसमें परमानेंट 76 हैं और बाकी 84 यहाँ पर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं? तो करंटली 33 हैं, अधिकतम 34 हो सकते हैं। अगला सवाल, आईपीसी की धारा 124A से संबंधित वाद कौन सा है? तो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार मामला है। इसमें जो न्यायाधीशों की पीठ ने जो निर्णय दिया 124A को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। तो यह आईपीसी की धारा 124A क्या है? तो देशद्रोह से संबंधित है, देशद्रोह को एक अपराध के रूप में ये परिभाषित करती है। मोटर वाहन एक्ट 2019 के तहत बिना बीमा की गाड़ी चलाने पर जुर्माना है वो 2000 रुपये है, बिना इंश्योरेंस आप गाड़ी चलाते हो। तुलसीदास के आपको गुरु का नाम पूछा है, तो उनका नाम है नर हरिदास बाबा। अगला सवाल, क्वाड की फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग हो जाएगी। क्वाड में 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। आईपी की फुल फॉर्म पूछा है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी पूछे तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। जितने भी प्रोटोकॉल से संबंधित फुल फॉर्म है जरूर याद रखना, क्योंकि इस टाइप से सवाल बन सकते हैं। एनटीपीसी में इस टाइप से बार बार सवाल रिपीट हुए थे, ये फुल फॉर्म वो भी प्रोटोकॉल वाली, जैसे एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसके आगे एस लगा दे तो एस का मतलब हो जाएगा सिक्योर। एपीआईपी यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग है। एपीआर यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आईएमएपी इंटरनेट मेल एसेज प्रोटोकॉल। आईपी जो आपको पूछा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। आईपीपी इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। आईपीसेक इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। एलडीएपी यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एसेज प्रोटोकॉल। डब्ल्यूएनटीपी नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी 3 पूछे तो इसका मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3।
ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, पीपीटीपी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, आरआईपी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, टीएफटीपी और ये है आपके ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वीओआईपी का वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल से संबंधित फुल फॉर्म। सिविल सर्विस परीक्षा के माध्यम से भर्ती कब प्रारंभ हुई है? तो पहली प्रतियोगिता परीक्षा हुई है सिविल सर्विस की, वो 1855 में आयोजित हुई है। वैसे शुरुआत यहाँ पर घोषणा 1853 में हुई थी और प्रथम जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई है सिविल सर्विस की वो 1855 में हुई है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 वाला है। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया है, उन्हें संगठित किया है। और भारत के केस में पूछ लें तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय 1863 में। भारत में ये परीक्षा पहले लंदन में हुआ करती थी। भारत में पहली बार ये आईसीएस की परीक्षा है और ये आपके 1900 इंडियन सिविल सर्विस की 1922 में आयोजित हुई है। जनहित याचिका किस मामले में दायर नहीं की जा सकती है? जो अपना निजी मामला है उस केस में आप PIL जनहित याचिका यानी सभी जनता के लिए है, आप अपना प्राइवेट जो भी केस रहता है इंडिविजुअल उस केस में आप दायर नहीं कर सकते हो। रिट जरूर लगा सकते हो, जन व्यक्ति है संस्थान है अपने लाभ के लिए है, निजी मामले के लिए रिट याचिका जरूर दायर की जा सकती है। जनहित याचिका है वो जनता के हित के लिए दायर होगी। केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध का आदान प्रदान आर्टिकल कौन सा है? तो केंद्र राज्य के बीच में संबंध है, ये आर्टिकल बात हो रही है आपकी 11 की। आर्टिकल 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक भाग 11 में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? महान्यायवादी आर्टिकल 6 में, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बना सकता है। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। PCPNDT एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है दोस्तों प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में पारित हुआ। इससे पहले पूछा कब पारित हुआ है? तो ये जो 1994 में भ्रूण हत्या को एक तरीके से रोकने के लिए ये लिंग परीक्षण करना गुनाह है, इसके तहत आप लिंग टेस्ट नहीं करा सकते हो कि होने वाला बच्चा क्या मेल फीमेल होगा, वो पूर्व आप नहीं टेस्ट करा सकते हो। ये इस 1994 एक्ट के तहत अपराध है। अगला सवाल कवक है, फंगस से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आप कह सकते हो गंजापन, दाद है, एथलीट फूट है, खाज, दमा है, ये ट्रिक से गंजा, दामाद, खाई फ्रूट, ये सभी रोग हैं कवक से होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस भाग में आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं तो भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। तो ये आर्टिकल 239 से 242 तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों का टेन्योर रहता है 3 वर्ष या पर 70 वर्ष जो भी पहले हो। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है राज्य के केस में राज्यपाल करेंगे और राष्ट्रीय है तो ये आपके की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए आपको यहाँ पर सवाल एक पूछा भी गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है या फिर सदस्यों को कौन हटा सकते हैं? बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, नियुक्ति राज्यपाल जरूर कर सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तो 1993 में हुई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति या फिर प्रधानमंत्री से संबंधित आपको आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 74 हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। बाकी इन सभी की नियुक्ति के लिए आर्टिकल 75 है, तो ये सभी आर्टिकल 74 और 75 हैं, इनसे ही संबंधित है। फतेहपुर सीकरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुई है? 1986 में हुई है। और ताजमहल हो गया, आगरा फोर्ट है, ये 1983 में दोनों। IT एक्ट 2000 में संशोधन कब हुआ है? 2008 में अमेंडमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर दोस्तों सीसा, लेड और टिन, सीसा और टिन से मिलकर बना है, जिसमें बात करूं कंपोजिशन 68% सीसा है, टिन है SN आपकी 32% है। तो लेड, सीसा और टिन से मिलकर बना है सोल्डर धातु है। जितने भी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु जरूर याद रखिएगा, आने वाले सेट में आ सकता है। जैसे कि आपको ब्रॉन्ज पूछ ले, कांसा किसका मिश्र धातु है? और एक परसेंटेज की आपको पता होना चाहिए। कांसा में तांबा होता है 90%, कॉपर आप कह सकते हो 90 है, और टिन रहता है वो 10% कांसा में। पीतल में देखिए, पीतल और कांसा दोनों में तांबा तो होता ही है, लेकिन पीतल में क्या होता है साथ साथ जस्ता होता है। कांसा में क्या होता है? टिन होता है। कांसा में टिन, पीतल में जस्ता, तांबा और जस्ता, जिसमें तांबा 70 है, जस्ता 30%। गन मेटल याद रखिएगा, तांबा, जस्ता, टिन तीनों ही होते हैं। जर्मन सिल्वर है, उसमें आपके निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, निक्को जी, निकल, कॉपर, जिंक होता है जर्मन सिल्वर में। देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती, एग्जाम में सवाल आ जाए जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कंपोजिशन नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर भी ऑप्शन होता है, स्टूडेंट के सिल्वर है तो नाम तो आएगा ही यहाँ पर, लेकिन याद रखना सिल्वर नहीं होती जर्मन सिल्वर में, तांबा, जस्ता, निकल होता है।
मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम मैंगनीज है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का पूछा जा सकता है, आयरन निकल क्रोमियम होता है। स्टील में क्या होता है, लोहा प्लस कार्बन होता है। फ्यूज तार बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, फ्यूज तार में क्या होता है, शीशा और टिन। शीशा होता है 37, टिन होता है 63। जिस प्रकार आपने देखा जो यहाँ पर पूछा ना, शोल्डर में भी शीशा होता है 68, टिन 32 होता है, लेकिन यहाँ पर शीशा फ्यूज तार में 37 होता है, टिन 63 होता है, दोनों में अलग अलग कंपोजिशन। और नाइक्रोम में लोहा निकल क्रोमियम। और घंटा धातु आपको पूछा जा सकता है, तांबा और टिन होता है घंटा धातु में। कृत्रिम सोना में आपके एल्यूमिनियम और कॉपर होता है कृत्रिम सोना में। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये यूएनसीटीएडी के द्वारा ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। यूएनसीटीएडी यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई है। जैसे कि इनकी रिपोर्ट 2021 में आई है मार्च में, जिन्होंने भारत के विकास का पूरा अनुमान है वो 5% बताया है। अगला सवाल यहाँ पर, राज्य पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी रिपीट हुआ, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद। उसके बाद एडिशनल है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह सकते हो। फिर यहाँ पर आईजी का पद आता है, उसके बाद डिप्टी आईजी, फिर एसपी वगैरह का आता है। अगला सवाल यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य को किस नहर से सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। विजयनगर साम्राज्य को जल पहुंचाने के लिए जो नहर है वो है दोस्तों हिरिया कैनाल है। ठीक है, याद रखना है, जो हिरिया नहर है और कमलापुरम टैंक है, यहीं से जल पहुंचाया गया था। विजयनगर साम्राज्य को जल आपूर्ति हुई थी। विजयनगर की स्थापना हुई है 1336 में। किसने की थी, संगम वंश के शासक हरिहर और बुक्का राय प्रथम के द्वारा। अगला सवाल, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न है, ये अधिनियम कब आया था, 2013 में। यदि आपको घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पूछे तो 2005 है। ये दोनों ही एक्ट इंपोर्टेंट है। घरेलू हिंसा के केस में 2005 है, कार्यस्थल के केस में 2013 वाला। सहकारी समितियों का प्रबंधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, ये भी सवाल रिपीट हुआ है। तो ये हुआ दोस्तों 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के जरिए सहकारी समितियों के प्रबंधन है, इसके बारे में बात हुई है और लागू हुआ ये 15 फरवरी 2012 को। तो 57वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 24, हम बचाने के लिए सेवा करते हैं, नहीं इंग्लिश में बोले तो वी सर्व टू सेव। ये किसका ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य, ये किसका मोटो है, हम बचाने के लिए सेवा करते हैं। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का ये मोटो है, वी सर्व टू सेव है। यूपी पुलिस का मोटो आपको पता ही होगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। जिला मजिस्ट्रेट को कौन सी आईपीसी धारा लगाने की शक्ति है, जिला मजिस्ट्रेट है वो आईपीसी की धारा 144 लगा सकते हैं, जो कि विधि विरुद्ध जन समूह है, एक साथ यहाँ पर जन समूह है, उसके किसी सदस्य के द्वारा किए गए अपराध में उस जन समूह का हर सदस्य है वो एक तरीके से दोषी होगा। आपका जन समूह, आप मिलकर कोई काम कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, उस केस में पूरा ही ग्रुप दोषी होगा, तो वो 2 वर्ष तक का कारावास और आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 144 है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन से अनुसूची इसमें जोड़ी गई है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है, इसमें 10वीं अनुसूची ऐड की गई है, रिपीट हुआ है। दल बदल विरोधी कानून इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देखते हैं, भारतीय रचना किसकी है, ये है मैथिली शरण गुप्ता जी की रचना है। अगला सवाल, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ईसाइयों की जनसंख्या कितने फीसदी है। ईसाइयों की जनसंख्या भारत में 2 करोड़ 78 लाख, टोटल 121 करोड़ में से 2 करोड़ 78 लाख है वो ईसाई हैं, यानी कह सकते हो 2.3% है ईसाई की जनसंख्या। मुस्लिमों की बात करें तो टोटल 17 करोड़ 22 लाख है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, जिसमें ओवरऑल परसेंटेज की बात करें तो टोटल जितनी भी भारत में जनसंख्या है उसमें मुस्लिम जनसंख्या है वो दोस्तों 14.2%। बात करूं हिंदुओं की टोटल पॉपुलेशन की, वो 96 करोड़ 63 लाख है, यानी कह सकते हो टोटल की 79.8% हिंदुओं की है। सिखों की बात करें तो 1.7% है, बौद्धों की है 0.7%, जैनियों की है वो 0.4% है। और वृद्धि की बात करें तो हिंदू जनसंख्या में वृद्धि हुई है 2001 से 11 के बीच में वो 16.8% की हुई है। 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि भी कुछ 24.6% रही है। थर्मामीटर से किसका मापन किया जाता है, तापमान का मापन होता है थर्मामीटर से। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको पता संपत्ति का अधिकार पहले था, बाद में हटाकर विधिक अधिकार 300A में रखा गया है। तो 6 मौलिक अधिकार है। समानता का कौन से आर्टिकल के बीच में आता है, जरूर याद रखना चाहिए, 14 से 18 के बीच में समता या समानता का। स्वतंत्रता का है 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध है 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का 29-30 है। और संवैधानिक उपचार का आर्टिकल 32 में। तो ये 6 प्रमुख मौलिक अधिकार हैं। पहले जो एक आपके संपत्ति का अधिकार था जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये विधिक अधिकार के तहत रखा गया है।
और अगला सवाल, किस भाग को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं लिया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी कह सकते हो, भाग 4 में वर्णित है। तो डीपीएसपी किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, अर्थात कोई भी न्यायालय ये नहीं कहेगा किसी राज्य वगैरह को डीपीएसपी को लागू करो ही करो, ये राज्य पर ही छोड़ा हुआ है। कोई भी न्यायालय सरकार को इन सिद्धांतों को लागू करने या उनसे संबंध में कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, उसके अकॉर्डिंग है वो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये भाग 4 में है, जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार कुछ नहीं कहा जा सकता है। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये किसका कथन है? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा ये अनुप्रमाणित राजनीति को ही जन कल्याणकारी मानते हुए इन्होंने बताया है। एक स्टूडेंट ने बताया है यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से सवाल पूछा गया है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है किस टाइप से, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने अलग बताया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीर और गरीबों के बीच में अंतर मिटाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। भारत में वैसे सम्राट अशोक ने भी इसके रिगार्डिंग बात की है, 3वीं शताब्दी में एक कल्याणकारी राज्य के अपने विचार को सामने रखा था। अगला सवाल यहाँ पर, किस दशक में पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दिया था? तो कौन सा दशक था, आप कमेंट करके जरूर बता देना। तो ये आपकी हो गई थर्ड शिफ्ट के पूछे गए जीके के सवाल। इसके अतिरिक्त कोई भी सवाल जीके के रह गए, वैसे 40 सवाल थे। जो भी सवाल आपको याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जिन भी कैंडिडेट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके ही वीडियो एंड करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।